Hello and welcome you all. Dear students, this topic is quick revision of electrostatics. That is unit number 1 of EFT. That means electromagnetics. इससे पहले मैंने हर एक टॉपिक पे सेपरेट वीडियो अपलोड किए हैं. सो प्लीज वॉच दोज वीडियोज. ये क्विक रिविजन का वीडियो है. इन दिस वीडियो आई विल ब्रश अप important concepts as well as I will provide you the list of formulae which are required for solving numericals as well as to perform in between steps as far as derivations are concerned. So without wasting the time, let us start the session. First part is Coulomb's law. हम लोगों ने दो पॉइंट चार्जेस कंसिडर किए. डू रिमेंबर प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज इलेक्ट्रॉन. So we have considered 2 point charges Q1 and Q2. Distance between them is F. Let us assume that the force is given by Q1 on Q2. तो notation कैसे लिखना है? Basic notation force का है F bar. If it is created by 1 on 2, I will write the notation like this: F12 bar. Basic formula of Coulomb's law is F12 bar, that is any force, is directly proportional to product of charges, that is Q1 into Q2, and inversely proportional to square of distance between them. We have already learned ये proportionality sign remove करके हम लोग K add कर सकते हैं, where K is the proportionality constant and value of K is 1 by 4 pi epsilon naught, where epsilon naught, this term is called permittivity of free space. ये वैल्यू आप लोगों को याद रखना है. इट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12. सो द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कुलोम्स लॉ इज F बार इज, इट कैन बी F12 बार, मतलब जब फोर्स Q1 से Q2 तक है, नोटेशन इज F12 बार. इफ द फोर्स इज अपोजिट फ्रॉम Q2 टू Q1, वी वुड हैव रिटन द नोटेशन F21 बार. And do remember one more basic identity: F21 bar is negative of F12 bar. ये बेसिक फॉर्मूले लिखा है मैंने, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर बार. अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रख लो. पूरे सब्जेक्ट में अगर हम लोग यूनिट वेक्टर नहीं कंसिडर कर रहे हैं, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, सो दिस नोटेशन इज ए बार. याद कैसे रखना है? बेसिक नोटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज ए बार. डिस्टेंस का नोटेशन अगर आर है तो यहां सफिक्स पे आर लिखेंगे, एंड वी नो दैट ए आर बार इज आर बार अपॉन आर. अब न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करना है तो कैसे कोरिलेट करना है? सपोज 2 पॉइंट चार्जेस आर गिवन Q1 and Q2. लेट अस से Q1 is 5 microcoulomb located at 1 minus 1 2. Q2 is 10 microcoulomb located at, let us say, origin for the simplicity. And if it is asked to calculate the force between them, अगर ये मेंशन नहीं है कि फोर्स बाय Q1 ऑन Q2 और फोर्स बाय Q2 ऑन Q1, तो कोई भी एक फोर्स कैलकुलेट करना है. पहला स्टेप ये है कि यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम थ्रू आउट द सब्जेक्ट. हम लोग 3 डायमेंशनल एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं. एक्सिस आर एक्स वाई एंड जेड. पहला पॉइंट Q1 लोकेट करना है. x का वैल्यू 1 है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस है. लेट अस से दिस इज x इज इक्वल टू 1. y का वैल्यू -1, मतलब नेगेटिव साइड में होगा, ये y एक्सिस है. तो लेट अस से दिस इज y इज इक्वल टू -1. वी हैव ऑलरेडी लर्न. आई वुड लाइक टू ब्रश अप द थिंग्स. जो y कोऑर्डिनेट है वहां से x एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. x एक्सिस ऐसा है. x कोऑर्डिनेट जो है वहां से y एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. y एक्सिस ऐसा है. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया x और y का. z का वैल्यू है +2. जो z का वैल्यू है वहां पे z एक्सिस को हमेशा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है. सो दिस इज द लेवल, z इज इक्वल टू 2. अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ये वाला, ये मुझे z के लेवल तक एक्सटेंड करना है. So this is point charge Q1 whose coordinates are 1 minus 1 2. Second point charge Q2 origin पे, so it is here Q2 at 0 0 0. Let us assume that we are calculating force F12 bar, मतलब force created by Q1 on Q2. अब देखो ये डायग्राम हर एक कैलकुलेशन के लिए लगने वाला है. प्रेजेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट कुलोम्स लॉ. तो Q1 से Q2 तक फोर्स है. सो ड्रॉ अ वेक्टर
पॉइंटिंग टूवर्ड्स Q2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्शन अगर आप गलत ले लोगे तो इक्वेशन पूरा चेंज हो जाएगा. सो दिस वेक्टर इज डिनोटेड बाय आर बार. अब आर बार कैलकुलेट करना है, वी नो द रूल. आर बार कैसे कैलकुलेट करने, एरो देखना है, एरो इज टूवर्ड्स Q2, सो एंडिंग कोऑर्डिनेट्स माइनस स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स, मतलब 0 -1, तो आर बार आएगा -1 ax बार. डायरेक्शंस याद रखना है, ax बार, ay बार, az बार, फिर 0 -1 मतलब +1 ay बार, then 0 -2 that is -2 az बार. देन मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार, ये मैथमेटिकली ऐसे कैलकुलेट करते हैं, -1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. एंड ए आर बार जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड इज आर बार अपॉन आर. ये कैलकुलेशन करके ये पूरे वैल्यूज इस इक्वेशन में, मतलब ये फॉर्मूला जो है इसमें पुट करने, यू विल गेट सम आंसर. दैट इज द वैल्यू ऑफ F12 बार. ऐसे न्यूमेरिकल्स में जहां पे ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि फोर्स इज क्रिएटेड बाय Q1 और Q2 और बाय Q2 ऑन Q1, तो दोनों कैलकुलेट करना है. पहले हमने F12 कैलकुलेट किया, देन डायरेक्टली वी कैन राइट F21 बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12 बार. So this is the way how to solve the numericals as far as this Coulomb's law is concerned. Suppose यहाँ पे तो मैंने सिंपल एग्जांपल बताया जहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस है. Suppose there is one more point charge, that is Q3 is equals to say 2 1 -1 whatever. तो Q3 भी लोकेट करना है, जैसे मैंने अभी Q1 का एक्सप्लेन किया वैसे Q3 लोकेट करना है. एंड लेट अस से इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द वेक्टर फोर्स ऑन Q2, तो इसका सेपरेट कैलकुलेशन करना है. चाहो तो आप सेपरेट डायग्राम ड्रॉ कर लो. सपोज यहाँ पे Q3 है, लेट अस से Q3 यहाँ पे है सपोज, तो Q3 की वजह से Q2 पे एक एरो ड्रॉ करना है. अगेन डिनोट दिस वेक्टर बाय आर बार. टू मेक द थिंग सिंपल यू कैन वेल राइट दिस एज R32 बार, मतलब 3 से 2 तक. अगेन डू द सेम कैलकुलेशंस एंड फाइनल आंसर विल बी, जो इसका आंसर हमने कैलकुलेट किया है F12 बार का, वैसे ही आप लोग F32 बार का आंसर कैलकुलेट करेंगे, मतलब वेक्टर फोर्स बाय 3 ऑन 2 और फाइनल फोर्स विल बी एडिशन, रादर वेक्टर एडिशन ऑफ दीज 2 फोर्सेस. ये तो हो गया फोर्स कैलकुलेट करने का प्रोसीजर. रिलेटेड टू दिस one important concept is there, that is electric field intensity, that is denoted by E bar. One more thing, unit of force we know it is newtons, so this force is measured in newtons. अब E bar डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब बेसिक फॉर्मूला होगा F bar upon Q. तो सपोज सेम क्वेश्चन है एंड इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q2. So I will use notation E2 bar. So whatever force you will be calculating divided by Q2, मतलब Q1 और Q2 में से Q2 कैंसिल हो जाएगा and you will get Q1. यहाँ पे सिर्फ मैंने जनरलाइज नोटेशन लिखा है Q, but in this case it will be Q1 upon 4 pi epsilon naught R square AR bar. Procedure remains same. मतलब जो ये ऐसे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, फिर ये आर बार आर और ए आर बार का कैलकुलेशन करते हैं, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, ओनली फाइनल इक्वेशन विल बी चेंज्ड. 2 चार्ज न्यूमरेटर में थे Q1 एंड Q2, इसके बदले में सिर्फ एक ही पॉइंट चार्ज आएगा, आइदर Q1 और Q2 डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ ए बार दैट यू आर कैलकुलेटिंग. अब इसका यूनिट सिंपल चीजें याद रखना है. इस सब्जेक्ट में बहुत सारे नोटेशन है, बहुत यूनिट्स है. मेक द थिंग सिंपल. बेसिक फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स अपॉन चार्ज. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, सो यूनिट ऑफ दिस इज न्यूटन पर कूलम. यहां पे लिखता हूं मैं न्यूटन पर कूलम. और वन मोर यूनिट इज देयर, दैट इज वोल्ट्स पर मीटर. नेक्स्ट पार्ट इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. हम लोगों ने 2 डेरिवेशन किए एज फार एज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन चार्ज डेंसिटी इज कंसर्न. एक है लाइन चार्ज ड्यू टू infinity charge distribution which is placed along z axis, and second derivation was E bar due to a circular ring. On circular ring line charge distribution is uniformly distributed. ये derivations आप लोगों को करना है. as far as numericals are concerned, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने फॉर लाइन चार्ज. रोयल इज द लाइन चार्ज डेंसिटी. E bar due to royal is royal upon 2 pi epsilon naught R A R bar. याद रख लो ये एप्लीकेशन है कूलम्स लॉ का. देखो कूलम्स लॉ के केस में हम लोगों ने कैपिटल R नोटेशन यूज किया था, इसमें ये एप्लीकेशन है कूलम्स लॉ का, सो नोटेशन इज स्मॉल r, ऐसे याद रखना है. अब
ये स्टेप्स मैंने लिख के दिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एज फार एज लाइन चार्ज डेंसिटी इज कंसर्न. स्टेप 1 इज लोकेट गिवन पॉइंट एंड लाइन चार्ज, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन द लाइन चार्ज. जैसे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम लोग. सपोज गिवन वैल्यू ऑफ रोयल दैट इज लाइन चार्ज डेंसिटी इज 20 nanocoulomb per meter and it is asked to calculate E bar at point P whose coordinates are given as 1 2 3. पहला पार्ट लोकेट करना है, मतलब डायग्राम ड्रॉ करना है. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिक चीजें याद रख लो. कोई भी पॉइंट लोकेट करना है तो 3 कोऑर्डिनेट चाहिए. लाइन चार्ज लोकेट करना है तो वी नीड 2 कोऑर्डिनेट्स, एंड इफ यू वांट टू लोकेट अ सरफेस देन वी नीड 1 कोऑर्डिनेट. तो ये लाइन चार्ज है. सपोज गिवन कोऑर्डिनेट्स इन द क्वेश्चन, गिवन कोऑर्डिनेट्स आर x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू +1. ये गिवन कोऑर्डिनेट्स है. तो पहले हम लोग पॉइंट P लोकेट करेंगे. सपोज पॉइंट P समवेयर हियर. मैं रफली मार्क कर रहा हूं. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द प्रोसीजर. पॉइंट P कैसे मार्क करना है रफली मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पॉइंट P यहाँ पे है. अब लाइन चार्ज कैसे लोकेट करना है? x -1 y +1. याद रख लो लाइन चार्ज के केस में सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट चाहिए हमें. x -1 मतलब ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस. x -1 मतलब समवेयर हियर, यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस पे यहाँ पे -1 आएगा. y इज +1 समवेयर हियर, y इज इक्वल्स टू +1. दोनों का इंटरसेक्शन लेना है. ये पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन का. जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वहां पे z एक्सिस को लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है. क्वेश्चन आ रहा है जैसे why I am drawing a line पैरेलल टू z एक्सिस. ये हो गया रो L. Why I am drawing line parallel to z axis. 2 कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे लाइन चार्ज के. थर्ड जो नहीं दिया है, लाइन चार्ज मस्ट बी पैरेलल टू दैट एक्सिस. सपोज क्वेश्चन में x और z कोऑर्डिनेट्स दिए रहते तो वी नीड टू ड्रॉ द लाइन चार्ज व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस. ऐसे अब ये पॉइंट P है, यहां से लाइन चार्ज तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. जो परपेंडिकुलर है, सपोज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P'. अब P' के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. जो लाइन चार्ज के गिवन कोऑर्डिनेट्स है वो एज इट इज रखना है. मतलब ये x -1 y +1 है एज इट इज रखा. थर्ड पॉइंट ऑफ P', थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ P' व्हिच इज नॉट नोन इज सेम एज थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. तो P' के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -1 1 3. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो हो गया P' का कैलकुलेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कीप इन माइंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक करते हैं कि P' पे कैलकुलेशन करते हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट E बार एट दिस पॉइंट. तो जिस पॉइंट पे कैलकुलेशन करना है, एरो मस्ट बी टुवर्ड्स दैट पॉइंट. ये वेक्टर होगा R बार. आप लोगों को फिर क्या करना है? पहला पॉइंट कंप्लीट किया, पहला स्टेप किया हमने. सेकंड स्टेप किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन लाइन चार्ज. कैलकुलेट R बार, ये वेक्टर कैलकुलेट करना है. देन कैलकुलेट AR बार. वी नो द प्रोसीजर. AR बार इज R बार अपॉन R एंड पुट ऑल दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला. सो दिस न्यूमेरिकल्स आर प्रीटी सिंपल. सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है. सो दिस इज अबाउट द लाइन चार्ज डेंसिटी. अगर सपोज क्वेश्चन में ये है कि एक पॉइंट चार्ज दिया है और एक लाइन चार्ज दिया है, एंड इफ इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट E बार एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसे केसेस में क्या करना है? पॉइंट चार्ज का अलग से कैलकुलेशन कर लो, लाइन चार्ज का अलग से कैलकुलेशन कर लो, एज इफ यू आर सॉल्विंग 2 डिफरेंट न्यूमेरिकल्स. फाइनल आंसर इज एडिशन ऑफ 2 आंसर्स. अब सरफेस चार्ज याद रख लो. सरफेस के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है. सपोज गिवन सरफेस चार्ज डेंसिटी, ρs is the notation for surface charge density, is 25 nanocoulomb per meter square, and it is given at z is equals to +1 meters. And if it is asked to calculate E bar at point P, say origin, तो पहला पार्ट एज यूजुअल डायग्राम ड्रॉ करना है. जैसे मैंने बताया, सरफेस के लिए एक ही कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है. जो कोऑर्डिनेट दिया है यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 1 कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब z इज इक्वल्स टू +1 विल बी समवेयर हियर. जो कोऑर्डिनेट दिया है वहां पे उस एक्सिस को परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करना है. सो आई विल बी ड्राइंग अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस लाइक दिस. दिस इज द गिवन रो S. आइडियली ये इंफिनिटी तक है, बट फॉर ड्राइंग अ डायग्राम फॉर आवर कन्वीनियंस वी आर सपोज टू ड्रॉ अ प्लेन लाइक दिस.
Now it is asked to calculate E bar at point P which is at origin, तो 0 0 0. इसमें डिस्टेंस कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला है रोयस अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट ए एन बार. रोयस का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, टू कांस्टेंट है, इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सिर्फ ए एन बार मतलब डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना है. आई विल टेल यू सिंपल क्लू. जिस एक्सिस को गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रोयस दिया है, जिस एक्सिस को परपेंडिकुलर है, that axis represents direction, I mean value of a n bar. So in this case a n bar will be plus or minus a z bar. क्यों? क्योंकि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो परपेंडिकुलर है z एक्सिस को, सो इट कैन बी आइदर प्लस ए जेड बार और माइनस ए जेड बार. सोचना कैसे है, पॉइंट P पे कैलकुलेशन करना है. पॉइंट P इज बिलो दिस सरफेस, बिलो है मींस इट इज टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस, ऐसे याद रख लो, टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस. और इफ इट इज बिलो देन डायरेक्शन इज माइनस ए जेड बार. तो सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है आपको. ई बार इज रोएस का वैल्यू दिया रहेगा टू इप्सिलॉन नॉट एज इट इज, डायरेक्शन लेना है माइनस ए जेड बार. सपोज पॉइंट P इज समवेयर हियर, यहां पे है, मतलब इट इज अबव द गिवन सरफेस और इट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस. तो इस केस में डायरेक्शन होगा प्लस ए जेड बार. दिस इज द वे हाउ यू कैन कैलकुलेट ई बार ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटीज. अब इससे रिलेटेड है बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कैलकुलेट डी बार. डी बार इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. ये बहुत सिंपल है, ऐसे चीजें आप ऑप्शन में, आप लोगों को ऑप्शन में बिल्कुल नहीं रखना है. हम लोगों ने लर्न किया ई बार कैसे कैलकुलेट करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देन ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू सरफेस चार्ज. सेम वे डी बार भी कैलकुलेट कर सकते हैं. डी बार का बेसिक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0 ई बार. मतलब अगर मुझे डी बार के फॉर्मूले जनरेट करने हैं देन देखो प्रोसीजर तो सेम रहेगा जो मैंने अभी अभी हर एक चीज के लिए एक्सप्लेन किया. डी बार के फॉर्मूला कैसे जनरेट करने हैं, डी बार इज इप्सिलॉन नॉट ई बार. ये फॉर्मूला ई बार का ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मुझे डी बार का निकालना है तो इसको इप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मेक इट मोर सिंपल, इप्सिलॉन 0 कैंसिल करना है. तो ई बार का आएगा ये q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर ए आर बार. प्रोसीजर रिमेन सेम, सिर्फ कैलकुलेशन में इप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा. लाइन चार्ज की वजह से डी बार निकालना है, सेम लॉजिक, इप्सिलॉन 0 वैनिश करना है. सो फॉर्मूला विल बी 2 पाई r ए आर बार. सरफेस चार्ज की वजह से अगेन सेम लॉजिक, इप्सिलॉन 0 कैंसिल करना है, सो इट इज रो एस अपॉन 2 ए एन बार. सो दिस इज द वे how you can calculate electric flux density. प्रोसीजर सेम है, सिर्फ फॉर्मूला में थोड़ा चेंज है. आई मीन यू जस्ट हैव टू डिलीट इप्सिलॉन 0 व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशन. बाकी डायग्राम बनाने का प्रोसीजर, कैलकुलेशन का प्रोसीजर, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट इज गॉस लॉ. अब देखो बिफोर स्टार्टिंग दिस गॉस लॉ लेट मी ब्रश अप फ्यू कंसेप्ट्स रिलेटेड टू वेक्टर ऑपरेटर डेल. दिस इज द वेक्टर ऑपरेटर डेल. पहला है ग्रेडियंट. देयर आर 3 टर्म्स which we'll be using throughout the subject. The normal multiplication of vector operator del with any scalar is called gradient. Second है divergence. So I mean if I have some vector say d bar, we know that d bar is electric flux density. So divergence means if you take dot product of this vector with vector operator del, it is called divergence. So divergence of d bar will be del dot d bar. And third operation is curl operation. Curl means dot cross product of any vector with vector operator any scalar. I will repeat, curl is cross product of any vector with vector operator del. So let us say it is del cross e bar. So this is the curl operation. ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है. मतलब ऐसे याद रखना है कि ग्रेडियंट इज रिलेटेड टू नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, डाइवर्जेंस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, कर्ल इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. नाउ अबाउट द गॉस लॉ, मैंने जैसे बताया ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया है रिलेटेड टू गॉस लॉ. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो. द क्वेश्चन can be like this, state and explain Gauss law or state and prove Gauss law. In case of a proof, देखो Gauss law का बेसिक क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज psi इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रख लो, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ
गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस का क्या मतलब है? व्हेन यू आर यूजिंग अ गॉस लॉ, यू आर नॉट सपोज टू डू द कैलकुलेशन ऑन एक्चुअल स्ट्रक्चर, मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर के लिए कैलकुलेशन नहीं करना है, दूसरा एक स्ट्रक्चर एज्यूम करना है और जो एज्यूम्ड स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कैलकुलेशन करना है। दैट एज्यूम्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल गॉसियन सरफेस। उसके कंडीशंस क्या क्या रहेंगे? द स्पेशल गॉसियन सरफेस मस्ट बी क्लोज, आई मीन सिग्निफिकेंस क्या क्या रहेंगे? स्पेशल गॉसियन सरफेस मस्ट बी क्लोज, ताकि जितने चार्जेस है उतने फ्लक्स लाइंस बाहर आ जाए। देन another significance is you can calculate all types of electric field intensities by making use of the Gaussian surface. Then Gaussian surface allows us to do the calculation even if the structure is still infinity, क्योंकि infinity structure है फिर भी हम लोग एक small Gaussian surface consider करके calculation कर सकते हैं. So we discussed basic equation of a Gauss law is psi is equals to q. Psi means flux, q means charge. In case of a proof, we have to start the proof from equation psi is closed surface integration of d bar dot ds bar. ये है, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ अ गॉस लॉ। जैसे मैंने बताया इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये डी बार का इक्वेशन हम लोगों को पॉइंट चार्ज का पुट करना है एंड अकॉर्डिंगली इफ वी विल प्रोसीड विल रीच अप टू द इक्वेशन psi is equals to q. This is also called proof of Gauss law from Coulomb's law. एक्सटेंशन ऑफ गॉस लॉ इज द डाइवर्जेंस थ्योरम। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इफ यू हैव वेक्टर ऑपरेटर डेल, इफ यू टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल विथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज सम वेक्टर, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल विथ डी बार इज कॉल्ड divergence of d bar and del dot d bar is rho v. This is the point form of Gauss law. अपने सिलेबस में मैक्सवेल्स इक्वेशन भी मेंशन किया है। एक्चुअली मैक्सवेल्स इक्वेशन का एक अलग यूनिट है जो बाद में हम लोग लर्न करने वाले। प्रेजेंटली दिस इज द मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, सो इट इज मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप लोगों को डाइवर्जेंस के फॉर्मूले लगेंगे। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज इन कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, थर्ड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज एक न्यूमेरिकल ऐसा है कि गिवन वैल्यू ऑफ डी बार इज लेट अस से 3e raised to minus r ar bar plus 5 sin theta a theta bar। अब नोटेशंस देखना है, इसमें आर है थीटा है, थीटा नोटेशन सिर्फ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में है, सो आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे सोचना है? डायरेक्शंस होते हैं ए आर बार, ए थीटा बार, ए फाई बार। अब पहला टर्म देखो, ए आर बार से रिलेटेड मतलब इस डायरेक्शन से रिलेटेड ये टर्म है, इसको बोलेंगे डी आर। जो थीटा से रिलेटेड है दिस इज 5 sin थीटा, इसको डोनेट करेंगे डी थीटा से। देन विल बी पुटिंग वैल्यू ऑफ डी आर, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि हम लोग स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। देन वैल्यू ऑफ डी थीटा विल बी पुटिंग ओवर हियर और सिर्फ ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन perform the numericals, how you can solve the numericals as far as this divergence theorem is concerned. And the final equation of divergence theorem is closed surface integration of d bar dot ds bar, मतलब LHS साइड जो है that is the Gauss law, statement of Gauss law ये वाला, that is equals to volume integration of del dot d bar dv, where del dot d bar is also called rho v, volume charge density. Worst case में अगर न्यूमेरिकल ऐसा है, कुछ इक्वेशन दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल गिवन इक्वेशन इज d bar is 5x cube by 3 and if it is asked ax bar, if it is asked to prove both sides of divergence theorem, तो कैसे करना है? LHS साइड पहले कंसीडर करना है, x दिया है नोटेशन मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करना है, LHS साइड पहले सिंप्लीफाई करना है, इसका एक आंसर आएगा। देन कंसीडर RHS साइड, इसमें यू नीड टू डू द कैलकुलेशन ऑफ डेल डॉट डी बार। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो एक्स बार के साथ जो कंपोनेंट है मतलब जो वैल्यू है उसको डिनोट करेंगे dx से। There is no direction related to ay and az, so dy
इज 0, dz इज 0, ये सब वैल्यूज dx dy और dz के हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे. यू विल बी गेटिंग value of del dot d bar. Then dv is differential volume. We know that in Cartesian differential volume is given by dx dy dz. ये वैल्यू पुट करेंगे और ये RHS सेट सिंप्लीफाई करेंगे. नेचुरली आंसर ऑफ LHS सेट एंड RHS सेट मस्ट बी सेम. The next part is electric potential. We know that potential means voltage. Basic notation of voltage is V. If I write V suffix AB, it indicates potential difference between 2 points A and B. Now, basic equation or defining equation of potential V is work done per unit charge, and formula of work done is minus Q integration E bar dot dl bar. If you put the value of W work done over here, then equation of V, generalized expression of V can be written as, ये Q cancel हो जाएगा because it is W upon Q, so it is minus integration E bar dot dl bar. Potential के केस में याद रखना है, अगर दो पॉइंट्स है, suppose one point is at distance RA, another point is at distance RB, and RB is greater than RA, तो लिमिट्स हमेशा उल्टे लिखने हैं, मतलब it is RB to RA. So this potential is basically potential difference, which is denoted by VAB, and we know the generalized rule VAB can be written as VA minus VB, that is potential at point A minus potential at point B. So this is the basic formula. This is the formula or derivation. We have already done it in earlier video. If you have 2 points at distance RA and RB, then VAB is given by this equation. Here RA is distance of point A, RB is distance of point B. If RB is infinity, मतलब point B is at infinite distance, then 1 by infinity is 0, and you will get VAB is equals to Q by 4 pi epsilon naught. देखो R1 by infinity 0 हो गया, तो remaining term is only 1 by RA, so it is, I will write it over here, RA. Actually it is Q by 4 pi epsilon naught into 1 by RA. I have written it like this, Q by 4 pi epsilon naught RA. This is called absolute potential. Absolute potential, and it is also denoted by notation VA. Related to this, हाँ, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, न्यूमेरिकल्स भी कवर किया उस वीडियो में, सो प्लीज डू वॉच दोज न्यूमेरिकल्स based on this calculation of electric potential. But the most important part related to this topic is the equation of gradient. That means question can be like this: prove that electric field intensity is negative of gradient of potential. This notation del into V, V is the scalar quantity, V is the potential, so del V is called gradient operation. So we have to prove that electric field intensity is negative of gradient of potential. इसका अलग से वीडियो मैंने अपलोड किया है for the proof of this. If numericals are asked related to this, for example, suppose V का ये इक्वेशन दिया है 5x square plus 3y plus 6z cube, ये suppose V का इक्वेशन दिया है, and if it is asked to calculate electric field, if it is asked to calculate electric field intensity, तो फॉर्मूला अवेलेबल कौन सा है? E bar is equals to minus del V. Del V is called gradient operation. Given coordinates x, y and z means it is Cartesian coordinate system. So I have written a list of formula of del V. Don't get confused. It is not the formula of E bar. E bar का इक्वेशन है minus del V. ये सिर्फ del V के इक्वेशन है. So I'll be choosing this formula to calculate del V in Cartesian coordinate system. इसमें क्या है? डैबा V by डैबा x ax bar. मतलब ये जो V का इक्वेशन है इसका x के साथ डेरिवेटिव लेना है. So if I will write separately डैबा V by डैबा x, तो इसका आंसर आएगा ये 10x. y और z का टर्म 0 हो जाएगा. Then डैबा V by डैबा y will be 3y का डेरिवेटिव 3, बाकी x और z के टर्म 0 हो जाएंगे, एंड डैबा V by डैबा z will be 18z square, 6z cube का डेरिवेटिव, बाकी टर्म 0 हो जाएंगे. We will be putting all these values in the equation of del V, and finally E bar is minus del V, मतलब जो del V का आंसर आएगा उसको नेगेटिव साइन देना है. So this is the way how to calculate the gradient. I mean how to calculate electric field if voltage is given. But you need to prepare this proof of E bar is equals to minus del V. So dear students,
This is the quick revision of unit number 1. Before I forget, please do watch the video related to physical significance of curl, divergence and gradient. I have created separate video on this topic. So that's it for today's session. So all the best for your exam. Thank you. Thanks a lot for watching this video.